नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जांगिड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंटेलेक्चुअल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने अध्याय नंबर 2 में चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार इन दो का अध्ययन कर लिया था और कुछ बातें हमने अशोक के बारे में भी जान ली थी। हमारा अध्याय नंबर 2 चल रहा है और आज हम अशोक के बारे में कुछ अन्य तथ्य जानने वाले हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अशोक। क्या होगा? अशोक। पिछली क्लास में भी हमने अशोक के बारे में कुछ बातें जानी थी। जैसे हमने पढ़ा था अशोक के बारे में कि अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक है वो 269 ईस्वी में हुआ था, लेकिन राजगद्दी पर अशोक वो कब बैठ गया था? 273 ईस्वी में ही बैठ गया था। जो 4 साल है वो आंतरिक विद्रोह हुआ उसमें निकल गए, यानी कि वास्तविक जो राज्याभिषेक था वो अशोक का कब हुआ था? 269 BC यानी ईसा पूर्व। और वैसे राजगद्दी पर कब बैठा अशोक? 273 BC में। ये हमने पिछली क्लास में जाना। इसके बाद हमने एक बात और जानी कि अशोक ने राजा बनने के 7वें वर्ष में कश्मीर को बसाया। किसको बसाया? कश्मीर को बसाया। और 8वें वर्ष में क्या किया? कलिंग का युद्ध किया। क्या किया? कलिंग का युद्ध किया और कश्मीर को बसाया। इसके बारे में हमने जाना कि एक पुस्तक है कल्हण द्वारा रचित। किसके द्वारा? कल्हण द्वारा रचित है। और क्या नाम है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी इसी पुस्तक में मिलती है और पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। इस पुस्तक में पूरी जानकारी मिलती है राजतरंगिणी में। ये हमने पिछले अध्याय में जाना था। मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूं। अब हम बात करेंगे अशोक के इसी अध्याय के को जारी रखते हुए आगे। थोड़ा इंक डाल लेता हूं तब तक मैं। चलो देखते हैं किस पुस्तक में जिक्र मिलता है। राजतरंगिणी में जिक्र मिलता है इस बारे में। किस बात के बारे में? किसने किसको बसाया था? कश्मीर को बसाया था। हमने अशोक के बारे में ये बातें पढ़ी थी। फिर हमने जाना कलिंग के युद्ध कि इस युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया? धर्म की अवधारणा को अपनाया। किसकी अवधारणा को अपनाया? धर्म की अवधारणा को अपनाया। तो हम जो कलिंग का युद्ध है वो आज वापस पढ़ेंगे कि क्या कारण था कि अशोक को कलिंग का युद्ध करना पड़ा। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अशोक ने जो युद्ध की अवधारणा उसको त्याग कर किसकी अवधारणा को अपना लिया? धर्म की अवधारणा का प्रतिपादन किया, फिर धर्म को अपना लिया। इसके बारे में हमें जिक्र करेंगे कि ऐसा क्या हुआ। तो आज की जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी कलिंग का युद्ध। क्या है? कलिंग का युद्ध। देखो कब हुआ है? 261 BC। कब हुआ कलिंग का युद्ध? 261 BC में हुआ था। देखो उस समय, किस समय? जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। पहले तो ये देख लो कि आक्रमण किया क्यों, मतलब ऐसे क्या बात होगी कि अशोक को आक्रमण करना पड़ा। तो देखो घटना क्या होगी। कलिंग है वो, पहली बात तो कलिंग के हाथी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो कई जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि अशोक का मुख्य उद्देश्य था कि वो हाथियों को प्राप्त करना चाहता था। और पहले उन्हें जो कलिंग का राजा था उससे उसने कहा कि उसको कुछ हाथी चाहिए, लेकिन कलिंग के राजा ने मना कर दिया। तो इसी उद्देश्य से मतलब हाथियों को प्राप्त करने के लिए किस पर आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस तथ्य को नकारा। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो कलिंग था वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों? पहली बात तो कलिंग समुद्र के किनारे स्थित था। तो समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण जो विदेशी व्यापार है वो बहुत ज्यादा वहां पर क्या था? व्यवस्थित था या फिर सुदृढ़ तरीके से था। विदेशी व्यापार और सुदृढ़ तरीके से कहां पर था? कलिंग के या कलिंग पर। इसी वजह से एक खैंड को मतलब यह कि व्यापार ज्यादा साल, तो दूसरी बात हाथी प्रसिद्ध था। ये दोनों मकसद साथ रूप में प्राप्त करना खातर अशोक क्या करो? कलिंग पर आक्रमण करो। तो आप ये बात लिखांगा। देखो
पहली बात तो देखो कलिंग की राजधानी क्या थी उस समय, जानेंगे हम। राजधानी क्या थी? तोसली। राजधानी क्या थी? तोसली। कलिंग का राजा कौन था? राजा था उस समय नंदराज। राजा कौन था? नंदराज। ठीक है। अब देखो आक्रमण का कारण देख लो क्या है। आक्रमण का कारण तो पहले बार तो देखो कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। तो हाथी प्राप्त करने तो किया है नहीं किया? कलिंग हाथियों हेतु क्या था? प्रसिद्ध था। और संभवतः इसी प्राप्ति के लिए अशोक ने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। संभवतः हाथियों की प्राप्ति हेतु अशोक ने कलिंग पर क्या किया? आक्रमण किया होगा। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, कुछ विद्वानों का मानना है। लेकिन आप सहमत हो गए इस बात से कि हाथी प्राप्त करने के लिए अशोक ने इतने ज़्यादा, मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोग वो कलिंग के युद्ध में मारे गए थे, 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। तो कुछ हाथी प्राप्त करने के लिए अशोक ने ऐसा काम किया होगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन इतिहासकारों ने लिखा तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि जो कलिंग था वो व्यापार दृष्टि से क्या था? महत्वपूर्ण था। व्यापार दृष्टि से क्या था? महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण था। और तीसरी बात क्या है? विदेशी व्यापार हेतु महत्वपूर्ण था। विदेशी व्यापार भी हेतु क्या था? महत्वपूर्ण था। क्यों था? क्योंकि यह समुद्र के किनारे स्थित था। क्योंकि ये समुद्री किनारे स्थित था। और देखो 3 कारण अपन याद रखने। पहलो कारण तो क्या हो कि कलिंग क्या खातर प्रसिद्ध हो? हाथियों लिए प्रसिद्ध हो। दूसरा कारण क्या है कि व्यापार दृष्टि से, मतलब जो आंतरिक व्यापार है वह दृष्टि से क्या हो? महत्वपूर्ण। तीसरो आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशा से व्यापार करना खातर भी कलिंग क्या हो? महत्वपूर्ण हो। क्यों महत्वपूर्ण हो? क्योंकि समुद्र किनारे के हो स्थित हो, और समुद्र किनारे स्थित होने की वजह से नौकायान, नाव द्वारा संचालित व्यापार भी क्यों आसानी से आ जा सका, फिर आसानी से हो सके हो। ये हा कलिंग का प्रमुख कारण। क्या कारण है कलिंग का युद्ध का प्रमुख? 3 ही कारण है। अब देखो 3 बात आप ये जान ली। अब चौथी बात देखो, यो युद्ध क्या मध्य होगो? अशोक तथा कलिंग राजा नंदराज के मध्य। नंदराज के मध्य कब? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का क्या हुआ? युद्ध हुआ। एक ही बात याद रखनी है। अब इस युद्ध के परिणाम देखो क्या? संभवतः बात है युद्ध में जीतेगा कौन? अशोक जीतेगा। तब युद्ध के परिणाम देखो क्या हुए। क्या देखेंगे हम? युद्ध के परिणाम देखेंगे। युद्ध के परिणाम, पहला परिणाम तो क्या हुआ? कलिंग पर किसका अधिकार हो गया? अशोक का अधिकार हो गया। देखो कलिंग पर अशोक का अधिकार हो गया। अब देखो घटना क्यों हुई, बात देखो। अशोक राजा हो, आदेश दे दियो और युद्ध लड़ लियो। युद्ध में कम से कम 1 लाख लोग मारा गया, 1.5 लाख लोग क्या होगा? घायल होगा। ये भी अशोक को सेनापति हो, वह चीज ने देखी तो अपना आप पर अफसोस हो भी भारी गलती कर दिया। मैं एक छोटा सा स्थान की प्राप्ति के लिए तो बड़ो क्या कर दियो? नुकसान कर दियो। तो राजा ने आदेश भिजवायो कि आओ महाराज, के करवा दियो थे मार्ग को, झूठा पाप का भागीदार बनवा दिया।
अशोक ने बुलायो, अशोक आयो और है जमीन पर देखी तो एक तरफ लाश पड़ी है, कुछ लोग जो कई लंगड़ा हो रहे हैं, कई लुल्ला हो रहे हैं, मतलब चालना में असमर्थ थी, कई लोग बोलना में असमर्थ थी। आसपास मतलब मैं डरावना मंजर हो रहे हो जगह जगह। कुछ औरतें रो रही हैं, कई जो थोड़ा बहुत बच्चा ही वे माफ़ी मांगने ला रहे, मतलब एक दूसरा से जो सैनिक जीत रहा बन कर भीख मांग ला रहे, छोड़ दो छोड़ दो। तो अशोक को मन के वो दर्वित हो खंड को अपने आप में गणना पैदा हो कि बहुत वो गलत काम कर दियो और ऐ चीज़ को अपन क्या करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। और बेल टाइम में सौगन खा लिया अशोक की आज के बाद में भविष्य में क्या कौन करूँगा, कद भी युद्ध कौन करूँगा। तो देखो कि कलिंग युद्ध बाद में अशोक ने क्या किया, धमकी अवधारणा को क्या कर लिया, अपना लिया। एक होता गहरी घोष। अरे गहरी घोष को मतलब जो यंत्र को नहीं आया, कोई फिल्म में देखा आगे से मुड़े हुए और कोई भी अपन युद्ध शुरू करा तो बन बजाता और बजाना बाद में क्यों तो युद्ध को आगाज होतो। या फिर आप या खैस कहा कि कलिंग युद्ध बाद में अशोक क्या कर दियो, युद्ध की नीति छोड़ दी और क्या की नीति अपना ली, धर्म की नीति ने अपना ली। बस यह बात याद रखनी है। तो देखो कलिंग पर अशोक का अधिकार होगा। दूसरा क्या हुआ, इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख 1.50 लाख लोग घायल हो गए। क्या हो गए, घायल हो गए। तीसरी बात क्या आएगी कि इस युद्ध के बाद अशोक ने, कौन से युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का परित्याग कर दिया। कौन सी नीति का, युद्ध नीति का परित्याग कर दिया। युद्ध नीति का परित्याग कर दिया तथा कौन सी अवधारणा अपनाई, धर्म की अवधारणा का प्रतिपादन किया। कौन सी अवधारणा का, धर्म की अवधारणा तथा धर्म की अवधारणा का प्रतिपादन किया। कौन सी अवधारणा का प्रतिपादन किया, धर्म की अवधारणा का प्रतिपादन किया। धर्म की अवधारणा का प्रतिपादन किया। सीधी सी बात है, युद्ध छोड़ दियो कभी भविष्य में क्या कौन लड़ांगा आपा, कदे युद्ध कौन नहीं लड़ांगा। और कौन सी चीज ने अपना ली, धर्म की अवधारणा, फिर धर्म की अवधारणा अपना ली। इब आप जाना कि धर्म की अवधारणा क्या हुआ, क्या जाना आप कि धर्म की अवधारणा क्या चीज हो। मैं पहले में एक बार वापस शायद डाल लूं। छोटो सो टॉपिक अपना है मौर्य साम्राज्य। जब 3 ही शासक पड़े यहाँ पर मुख्यतः, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य बारे में पढ़ो कि 2-4 लाइन आप क्या पढ़ी कि मौर्य वंश की स्थापना कौन करी ही, चंद्रगुप्त मौर्य। कहने लाके गणानंद को, नंदवंश के अंतिम शासक गणानंद को हराकर किसकी स्थापना की थी, मौर्य वंश की क्या की, स्थापना की। ठीक है। उसके बाद हमने जाना उसके बेटे, अरे मैं को टिंगर बिंदु बैगा बारा में क्या पढ़ा, बिंदु बारा में, बिंदु के बारे, बिंदुसार। क्यों, उसके साम्राज्य में केवल 2 ही, तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए, 2 विद्रोह हुए। उसको दबाने के लिए एक बार अशोक को भेजा, एक बार सुसीम को भेजा। समझ में आ गया कलिंग का युद्ध, वापस देख लो। कलिंग का युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व, यानी अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। ठीक है। कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी। क्या थी कलिंग की राजधानी, तोसली थी। कलिंग का राजा कौन था, नंदराज। जो कलिंग का युद्ध हुआ किस किस के मध्य हुआ था, अशोक तथा नंदराज के मध्य। अशोक क्या हुआ, जीत गया, नंदराज क्या हुआ, हार गया। ठीक है। कारण क्या थे, 3 कारण थे।
पहली बात तो ऐसा माना जाता कि कलिंग के हाथी क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो उनकी प्राप्ति हेतु अशोक ने क्या किया, आक्रमण किया। दूसरा कारण यह कि व्यापार की दृष्टि से वो क्या था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और तीसरी बात है कि आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी बहुत ज़्यादा होता था, इस वजह से अशोक ने क्या किया, आक्रमण किया। फिर इसके परिणाम क्या हुए, पहला परिणाम यह कि युद्ध में कितने लोग मारे गए, लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख लोग क्या हो गए, घायल हो गए। इस मंजर को देखकर अशोक डर गया या फिर अपने आप उससे घृणा पैदा हो गई, उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने की ठान ली और युद्ध नीति का परित्याग करके उसने कौन सी अवधारणा अपनाई, धमकी अवधारणा अपनाई। इसे गहरी घोष भी कहते हैं, युद्ध नीति का परित्याग इसे क्या कहते हैं, गहरी घोष भी कहा जाता है। तो ये क्या हुआ, अशोक की अवधारणा। अब पढ़ेंगे धमकी अवधारणा अशोक की। आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद पढ़ेंगे अशोक की धमकी अवधारणा। चलो देखते हैं अशोक की धमकी अवधारणा कि धर्म के लिए या फिर समाज कल्याण के लिए अशोक ने कौन कौन से कार्य किए थे, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। वैसे देखो ज़्यादा कुछ याद नहीं करना आपको, केवल और केवल 5 बातें याद रखनी। कितनी बातें याद रखनी है, केवल और केवल 5 बातें हमको याद रखनी है अशोक की धमकी अवधारणा। सीधा सा प्रश्न पूछेगा कि अशोक की धमकी अवधारणा का प्रतिपादन कीजिए, या फिर पूछ लेगा कि अशोक की अवधारणा में प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे, वर्णन कीजिए या फिर उनके नाम बताइए। तो हेडिंग डालिए आप या फिर लिखिए अशोक की अवधारणा। अशोक के धमकी अवधारणा, अशोक के धमकी अवधारणा। 5 या 6 बिंदु है, मैं उनका नाम लिख देता हूं, उन्हीं का जिक्र करेंगे। कितने बिंदु हैं, 5 या 6 बिंदु हैं और उन्हीं के बारे में हमें जिक्र करेंगे। पहला देखो सहिष्णुता। पहला क्या आ जाएगा, तो चल नहीं रहा। पहला देखेंगे सहिष्णुता। सहिष्णुता जिक्र करेंगे इसके बारे में। नंबर 2 आडंबरहीनता। आडंबरहीनता। नंबर 3 का जिक्र करेंगे अहिंसा। अहिंसा। नंबर 3 का जिक्र करेंगे अहिंसा। 3 हो गए। और नंबर 4 देखेंगे युद्ध की नीति का परित्याग भी किया था इसने, ये नंबर 5वां या 6वां देखेंगे। तो आडंबरहीनता आ गया, अहिंसा आ गया, सहिष्णुता आ गया, लोक कल्याणकारी आ जाएगी, लिखो लोक कल्याण। लोक कल्याण हेतु कार्य, किसके हेतु कार्य, लोक कल्याण हेतु कार्य। युद्ध की नीति का परित्याग, युद्ध की नीति का परित्याग, युद्ध की नीति का परित्याग, युद्ध की नीति का परित्याग। ये 5 प्रमुख बिंदु हमें देखेंगे और ये 5 बिंदुओं पर हम जिक्र करने वाले। अरे देखो सीधी सी बात है, 4-5 बिंदु प्रमुख जो देखेंगे अशोक धमकी अवधारणा खातर धर्म खातर के करो। पहलो पॉइंट अपनो सहिष्णुता। देखो धार्मिक सहिष्णुता पर कह दियो अशोक बल दियो, धर्म से संबंधित ज्यादा प्रचार और प्रसार करो। देखो अशोक पल्ली हो ब्राह्मण धर्म न मानतो, कौन सा धर्म न मानतो, ब्राह्मण धर्म न मानतो, और बैंक बाद में कौन सा धर्म अपना लियो, बौद्ध धर्म अपना लियो। जिक्र कराना है बात को आप। अशोक पहले कौन सा धर्म मानता था, ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन अशोक ने बाद में कौन से धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और जो बौद्ध धर्म की दीक्षा है या फिर शिक्षा किससे ली, उपगुप्तन से। किससे ली थी, उपगुप्त से। जिक्र करेंगे इस बात का। तो सहिष्णुता पर क्या दिया, बल दिया। और जो आस्था थी, विश्वास थे, विभिन्न धर्मों में आस्था और विश्वास के मध्य सामंजस्य स्थापित किया या फिर उन पर भी क्या दिया, उन्होंने बल दिया। थोड़ा और जिक्र कर लेंगे। दूसरा आडंबरहीनता, अरे अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेत। तो जो अशोक ने आडंबरहीनता मतलब अंधविश्वासों पर भी क्या दिया, जोर दिया कि भाई अंधविश्वासों पर कोई ध्यान नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि जो अंधविश्वास है तो मतलब यज्ञ अनुष्ठान
आदि किए जाते वो पूरी तरह क्या कर दिए उन्होंने, बंद कर दिए। कि जो भी अनैतिक मतलब अंधविश्वास से संबंधित धर्म के लिए जो भी कार्य हो वो क्या कर दो, पूरी तरह से बंद कर दो। क्या आप अंधविश्वास के नाम पर लोगों को उल्लू बना रहे हो कि हम ये कर रहे हैं या फिर और कोई काम कर रहे हैं, सब के सब क्या कर दिए, रोक लगा दी इन्होंने। तीसरा है अहिंसा, युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया। अच्छा ये अगला पॉइंट, अहिंसा। हिंसा मतलब अशोक ने क्या कहा कि अहिंसा का प्रतिपादन किया, हिंसा को पूरी तरह त्याग दिया, और जो जीव हत्या वो क्या कर दी, बंद कर दी। ये आएगा अहिंसा में। और चौथा लोक कल्याण हेतु कार्य। अशोक ने लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए, जैसे सड़क, कुएं, तालाब, हॉस्पिटल या अस्पताल आदि का क्या करवाया, निर्माण करवाया। लोगों को रहने की सुविधा भी क्या करवाई, उपलब्ध करवाई। ये हो जाएगा लोक कल्याण कार्य हेतु कार्य। और युद्ध नीति का परित्याग, वो आपको बताया था कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में क्या कर दिया, भविष्य में कभी युद्ध न करने की कसम खाई। और कौन सी नीति अपना ली, दम की नीति अपना ली। इसके अलावा दो चार बातें और पढ़ेंगे। अच्छी बातों को ग्रहण करना। अशोक ने कहा दम की नीति के अंतर्गत कि जो बुरे विचार हैं, पाप है, उनको क्या कर दो, आप त्याग दो, और अच्छे विचारों को क्या करो, ग्रहण करो। और जो बड़े बड़े महात्मा उनकी नीति का क्या करो, पालन करो। साथ में कहा कि माता पिता की सेवा करो, बड़ों का भी क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जीव हत्या, पाप आदि पर भी क्या लगा दी उन्होंने, रोक लगा दी। ये सब क्या किस में आएगा, दम की अवधारणा में आएगा। लेकिन हम प्रमुख जो मोटे मोटे बिंदु हैं वो ही करेंगे। तो पहले बात सहिष्णुता में लिखते हैं कि अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता पर क्या दिया था, बल दिया था। अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया। किस पर बल दिया, धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया। तथा दूसरा बिंदु लिखो, धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया। यहां लिख रहा हूं बिंदु नंबर 2, विभिन्न विचारों एवं आस्थाओं के मध्य धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया। सहिष्णुता लिख लो, धार्मिक आस्थाओं मध्य सहिष्णुता पर बल दिया। सहिष्णुता पर बल दिया। केवल दो ही बात याद रखनी है, ठीक है। आडंबरहीनता, देखो आडंबरहीनता मतलब अंधविश्वास। तो अशोक ने अंधविश्वास हेतु, अनैतिक तरीके बोल सकते हो या अंधविश्वास हेतु यज्ञ, अंधविश्वास हेतु किए जाने वाले लिखो, किए जाने वाले यज्ञ अनुष्ठान पर रोक लगा दी। रोक लगा दी, ठीक है। अहिंसा देखो, अशोक ने अहिंसा नीति का पालन किया। तथा जीव हत्या क्या कर दी, बंद कर दी। जीव हत्या पर रोक लगा दी। जीव हत्या पर रोक लगा दी। लोक कल्याण के तरफ देखो क्या क्या किए, लोगों हाथ के काम करा। देखो लोक कल्याण हेतु सड़क, तालाब, कुएं, सर्वे लिख लो, कुएं, हाँ ठीक है लिखो, कुएं ऐसे लिखो, कुएं, अस्पताल आदि का क्या करवाया, निर्माण करवाया।
आदि का क्या करवाया, निर्माण करवाया, आदि का निर्माण करवाया, आदि का क्या करवाया, निर्माण करवाया। अब देखो अशोक ने युद्ध नीति का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया तथा इसके स्थान पर क्या अपना लिया, दम की अवधारणा तथा इसके स्थान पर दम की अवधारणा को अपना लिया, दम की अवधारणा को अपना लिया, अपना लिया। इसके स्थान पर किसकी अवधारणा को अपना लिया, धम की अवधारणा को अपना लिया। ये 4-5 प्रमुख बिंदु है जो किस में याद रखेंगे, अशोक के धम की अवधारणा में याद रखेंगे। चलो एक बात तो मैंने आपको बताया था कि आगे देखो अशोक ने धर्म के लिए क्या क्या किया। देखो अशोक के एक पुत्री थी और एक बेटा, और अशोक का एक बेटा और एक बेटी थी, ठीक है। तो अपने बेटे महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा, बेटे का क्या नाम था महेंद्र और पुत्री का क्या नाम था संघमित्रा। तो बेटे महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को धर्म के, बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार तो कहां भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया। चलो इसको मिटा देता हूं, आगे लिखेंगे। ये भी धमकी उदाहरण के अंतर्गत आ जाएगा, लिखना आप कोई भी। देखो थोड़ा जान लेते हैं, लिख लो। अपने पुत्र अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, क्या नाम है, महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा, श्रीलंका भेजा। ठीक है, ये बात है, याद रख लो। बौद्ध धर्म से पहले अशोक, बौद्ध धर्म से पहले अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था। किसके धर्म को, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और जो बौद्ध धर्म की दीक्षा व शिक्षा कहाँ से ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा या शिक्षा उपगुप्त से। किससे ली, उपगुप्त भिक्षु से। यह आ गया अशोक की धर्म की अवधारणा। अब आज का हम अंतिम बिंदु पढ़ेंगे, अशोक द्वारा किए गए प्रमुख लोक कल्याण कार्य या फिर अशोक द्वारा किए गए सामाजिक कार्य 4 या 5 है। इसके बाद में हम क्लास का अंत करेंगे, आज की क्लास समाप्त करेंगे। अंत नहीं है बोल सकते, आज की क्लास क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होगा, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएंगी फिर। तो अगले बिंदु देखते हैं हमें, अशोक के प्रशासनिक सुधार या धार्मिक सुधार। अशोक के प्रशासनिक सुधार या फिर धार्मिक सुधार। अशोक के प्रशासनिक सुधार या फिर कौन से, धार्मिक सुधार। ये देखते हैं 4 या 5 प्रमुख बिंदु देख लो जल्दी। अशोक के प्रशासनिक सुधार, मैं आपको लोगों को बता देता हूं। अशोक ने धार्मिक सुधार कर लिया प्रशासन हेतु, या अपने जो समाज था या फिर आसपास का जो राज्य था, अपनी प्रजा लिए कौन कौन से कार्य किए। तो 2-3 कार्य तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सड़कें, तालाब, कुएं, अस्पताल आदि का क्या करवाया, निर्माण करवाया। अहिंसा का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। इसके अलावा देखो भूमि से संबंधित, मतलब जमीन से संबंधित, अरे पल्ली को नहीं हो तो के कर लो, गाँव ज़्यादा ले लेता, कोई एक दूसरे जमीन पर क्या कर लेता, कब्जो कर लेता, राजा में बात को पता ही कौन रहता। और जो राजा को राख तो अधिकारी राख तो बेके करता, आपकी मनमानी चलाता। तो बन की रोकथाम खातर 2 अधिकारी किए कराया, नियुक्त कराया। कई अधिकारी नियुक्त किया, 2 अधिकारी, राजूक और पारदेशिक। के नाम हो,
एक को नाम राजुक और दूसरों के नाम हो पारदेशिक। क्या से संबंधित? भूमि अधिग्रहण से संबंधित या भूमि से संबंधित। एक चीज तो आपा ने याद रखनी है। फिर दूसरों के धर्म महापात्र, एक धर्म महापात्र नाम अधिकारी की क्या करी? नियुक्ति करी। देखो कोई भी दो धर्म का लोग हैं, आपस में राड़ दंगो नहीं करी, भण में कोई मन मुटाव पैदा नहीं हुआ है, तो जो दोनों धर्मा के लोग हैं भण के बीच में सामंजस्य स्थापित कर लो। और कोई एक दूसरा परिवार, मतलब बहुत बार पहले राज्य या साम्राज्य बड़ा बड़ा रहता, तो कोई निर्दोष अधिकारियों ने कोई निर्दोष आदियान पहले क्या मिल जाती? सजा मिल जाती परिवार ने। तो मैं का प्रावधान खातर ही, मैं की रोकथाम खातर क्या की नियुक्ति करी? धर्म महापात्र की, कि दो धर्मों या समुदाय के बीच आपस में सामंजस्य स्थापित करना तथा बेकसूर परिवारों को दंड से बचाना, जो बेकसूर लोग उनको दंड से बचाना, ये आ जाएगा धर्म महापात्र। फिर तीसरा देखो, एक अन्य अधिकारी नियुक्ति की, पारदेशिक अधिकारी उसको भी बोल सकते हैं। वो समाज में हर जगह हर स्थान पर रहता था। समाज की बात, जो समाज या फिर जनता के सुख दुख था वो किसके पास हो जाता? राजा के पास पहुंचाता था। ये प्रमुख बात है जो हम किस में जानेंगे? अशोक के प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जानेंगे। तो पहला बिंदु देखते हैं कि अशोक ने राजुक व पारदेशिक अधिकारियों की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? अधिकारियों की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? अधिकारियों की नियुक्ति की। जो न्याय और भूमि से संबंधित, जो भूमि न्याय से संबंधित है, भूमि न्याय से संबंधित है, भूमि न्याय से संबंधित है। दूसरा देखो धर्म महापात्र, धर्म महापात्र अधिकारी की नियुक्ति की, अधिकारी की नियुक्ति की जिसका कार्य दो समुदायों के बीच आपस में सामंजस्य स्थापित करना था। सामंजस्य स्थापित करना था। सामंजस्य स्थापित करना था। क्या स्थापित करना था? सामंजस्य स्थापित करना था। और अकारण दंडित परिवारों को दंड से बचाना था। अकारण दंडित परिवारों को दंड से बचाना था। दंड से बचाना था। ये इसका दूसरा प्रमुख कार्य था। ठीक है। और दूसरी देखो, अशोक ने दंड विधान को क्या बना दिया? उदार बना दिया। ये बताऊंगा आपको। अशोक ने दंड विधान को उदार बना दिया। उदार। अशोक ने दंड विधान को क्या बना दिया? उदार बना दिया। अशोक ने दंड विधान को क्या बना दिया? उदार बना दिया। क्या बना दिया? उदार बना दिया। तथा अमानवीय यातना को क्या कर दिया? कम कर दिया। तथा अमानवीय यातनाओं को क्या कर दिया? कम कर दिया। कम कर दिया। अमानवीय यातनाओं को क्या कर दिया? कम कर दिया। आगे देखो,
लिख लेना दो बात, अशोक ने युद्ध नीति का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। और एक बात और इसके अलावा क्या लिखनी है कि समाज के कल्याण हेतु कुएं, सड़क, तालाब आदि का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल हम आगे की क्लास लगातार जारी रखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। लगातार अपनी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चालू रखें। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद साथियों।